नाज़रीन, जैसे फिजाई हमलों में हिजबुल्लाह ऑल आउट जा चुकी है, तो अब जमीनी जंग के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि अनप्रेसिडेंटेड लड़ाई वहां पर लड़ी जा रही है। हिजबुल्लाह इस तरह से हमलावर हुई है इजराइल के ऊपर कि उनके सबसे ज्यादा टैंक्स तबाह हो गए हैं और कई इलाकों से बहुत बड़ी रिट्रीट हुई है, बहुत इबरतनाक शिकस्त हुई है। कई इलाकों से इजरायली फौज को विड्रॉ करना पड़ गया है। टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और इतनी भारी फौज को हिजबुल्लाह ने मार भगाया है। कई इलाकों से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजरायली फौज को विड्रॉ करना पड़ गया है। नेतन्याहू इस वक्त अंडर ग्रेट प्रेशर है फॉर सरेंडर एंड फॉर सीज फायर। और जो वाशिंगटन पोस्ट की आज रिपोर्ट सामने आई है उसमें बड़ी अहम चीजें सामने आ गई हैं। उसमें नाज़रीन पता चला है कि इजरायली आर्मी अब मजीद किस हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी है और ज्वाइनिंग रेशो किस हद तक कम हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वाशिंगटन पोस्ट ने बताई है कि जो इजरायली फौज इस वक्त लड़ रही है उनको रिप्लेस करने के लिए पीछे कोई नहीं मौजूद है, यानी ये उनकी आखिरी ऑफेंस लाइन है। जो फौजी इस वक्त लड़ रहे हैं उनको छुट्टी देने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए, चाहे उनकी हलाकत की सूरत में या चाहे उनकी छुट्टी की सूरत में, पीछे कोई भी फौजी मौजूद नहीं है। तो ये आखिरी ऑफेंस लाइन है, इसलिए अंडर ग्रेट प्रेशर है। और जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है और उसको लेबनान के मड के अंदर पूरी तरह से गाड़ दिया गया है। पहली जरब हमास ने लगाई इजराइल के ऊपर और दूसरी और आखिरी जो कारी जरब है, जो फाइनल कारी जरब है, वो इस वक्त हिजबुल्लाह लगा रही है इजराइल के ऊपर। नाज़रीन, इजराइल गजा में और लेबनान में पूरी मगरबी बैकिंग के साथ, पूरी ग्रीन लाइट के साथ हमलावर हुआ था और जो कुछ वॉर क्राइम्स वहां पर होते रहे पूरा वर्ल्ड देखता रहा, पूरी मगरबी वर्ल्ड देखती रही, लेकिन उन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाया। लेकिन अब इजराइल मिलिटरीली वहां पर हार चुका है, जो कि मगरबी वर्ल्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और इजराइल के इत्तेहादी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अब नाज़रीन, जब इजराइल इस जंग से निकलेगा तो उसका कोई इत्तेहादी उसके साथ नहीं होगा और इजराइल की जो हेजेमनी है वो खत्म हो चुकी होगी। और नाज़रीन, रेजिस्टेंस ने जो वादा किया था वो वादा निभा दिया है। रेजिस्टेंस ने वो लड़ाई लड़ दी है जिसका उसने अहद किया था। और 40 साल तक ईरान की सरपरस्ती के अंदर जिस जंग की तैयारियां होती रही नाज़रीन, 40 साल लगे हैं ये जंग लड़ने के लिए जो इस वक्त आप 2024 के अंदर देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है हिजबुल्लाह एक दिन उठी और उसने कहा कि चलो इजराइल को खत्म करते हैं, ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे 40 साल की तैयारियां हैं, कुर्बानियां हैं, वो मिलिट्री माइंड्स हैं जो एक के बाद एक आते रहे, वो असलिया के जरिए अपने आप को मजबूत तर बनाना है और वो सारी स्ट्रेटजी। और वो 23 साल जो जेल के अंदर बैठकर याह्या सिवर पढ़ते रहे इजरायली सोसाइटी और मगरबी सोसाइटी और मीडिया को, और 23 साल बैठकर जो उन्होंने जेल के अंदर तैयारी की कि किस तरह की जंग जो है इजराइल के साथ लड़नी, ये सारे अवामिल इसके अंदर शामिल हुए हैं। तो जो कर्ज था रेजिस्टेंस के ऊपर उसने वो चुका दिया है और वो लड़ाई लड़ दी है जिसका उन्होंने अहद किया था। तो अब नाज़रीन, अब देखिए कि इजराइल और अरब वॉर्स जो हुई थी उसमें अरब हार गए थे और इजराइल जीत गया था। लेकिन यह पहली लड़ाई है जो ईरान और इजराइल के दरमियान लड़ी गई है। तो इसमें ईरान जीत चुका है और इजराइल हार चुका है। यह बात अब एस्टेब्लिश हो चुकी है। ये फाइनली बहुत तेजी के साथ अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। जंग ये पूरी तरह से हार चुके हैं। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और जो सबसे पहले जमीनी जंग जारी है वहां से आगाज करते हैं। हैवीएस्ट बैटल वहां पर जारी है और इसका अंदाजा आप यूं लगाइए कि टैंकों की सबसे बड़ी बैटल इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। और अल-बेदा का जो एरिया है वहां से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टैंकों के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया गया है। और ये इतना बड़ा हमला है कि 2 घंटों के अंदर 5 इजरायली टैंक्स तबाह किए गए हैं। नेवर सीन बिफोर, आज से पहले ये कभी भी ऐसा नहीं देखा गया। 2 घंटों के अंदर 5 इजरायली टैंक्स लेबनान के अंदर तबाह किए गए हैं और फिर कुछ ही देर बाद 6ठा टैंक्स भी अल-बेदा ही के अंदर तबाह कर दिया गया। हम सिर्फ अल-बेदा के एक एरिया की बात कर रहे हैं, बाकी की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। 2 घंटों के अंदर 5 टैंक्स को तबाह करना। और फिर जो 7 फिजाई हमले अलग से हुए हैं, फिजाई हमले अलग से हुए हैं और जमीनी जंग में ये इनको नुकसान उठाना पड़ा है। तो कितने फौजी जो अंदर मौजूद थे वो मारे गए और 5 टैंक्स, इन टोटल 6 टैंक्स तबाह हुए। तो ये बेसिकली ढेर हो रहा है इजराइल पूरी तरह से। लेबनान के मड के अंदर गाड़ दिया गया है ग्रेटर इजराइल, तो क्या मिनी इजराइल जो है ना वो भी लेबनान के मड के अंदर इस वक्त गाड़ दिया गया है। मैं जरा हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, जरा देखिए। अल मैदीन रिपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉयड 5 इजरायली मरकावा टैंक्स विद इन 2 आवर्स इन अल-बेदा। सबूत हमने आपके सामने रखे क्योंकि इससे बड़ी कोई खबर
हो नहीं सकती, इससे बड़ी इजराइल की शिकस्त की कोई खबर हो नहीं सकती। 2 घंटों में 5 मरकावा टैंक्स को तबाह किया गया, इन टोटल 6 हुए हैं। हिजबुल्लाह लॉन्चेस अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक्स, destroyed 6 मरकावा टैंक। हिजबुल्लाह एग्जीक्यूटेड अ मेजर स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इन सदर्न लेबनान। ये देखे ना कि जो हिजबुल्लाह ऑल आउट जा चुकी है, उन्होंने एक तरफ फिजाई हमले बढ़ाए, वो 200 से 400 रॉकेट्स के ऊपर चले गए, जिनमें से एक रॉकेट ऐसा जिसने 40 कारों को तबाह कर दिया। और अभी सारे नुकसान की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी भी सारी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, अभी पता चलेगा कि टोटल नुकसान कितना हुआ इजराइल में, कितने लोग वहां पर हलाक हुए हैं। अच्छा, और दूसरा साथ ही उन्होंने एक मेजर ऑपरेशन शुरू कर दिया लेबनान के अंदर, जो इजरायली फौज वहां पर आई उसके खिलाफ एक मेजर ऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित यह हुआ कि हिजबुल्लाह अभी अपनी पूरी पावर के साथ इजराइल से नहीं लड़ रही थी। आप जरा एक स्ट्रेटजी देखिए, जो रशिया का रीजन है कर्स्क, जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस दाखिल हुई थी और रशिया ने आगे से कोई बड़ा काउंटर अटैक नहीं किया, उसने यूक्रेनियन फोर्सेस को वहीं पर रहने दिया। और अब तकरीबन काफी दिनों के बाद, काफी हफ्ते गुजरने के बाद अब रशिया ने वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। तो यह स्ट्रेटजी होती है, आपके इलाके में कोई घुस आए तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप कोई हार चुके हैं, यह एक स्ट्रेटजी होती है कि आपने अब उसको बाहर कैसे निकालना है। तो हिजबुल्लाह लड़ रही थी और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन आज के मेजर अटैक से क्या साबित हुआ? मेजर अटैक से यह साबित हुआ है कि हिजबुल्लाह अपनी पूरी पावर के साथ नहीं लड़ रही थी, और यहां भी उनकी कोई स्ट्रेटजी थी जो भी थी। तो आज उन्होंने लेबनान के अंदर, यानी चलें रॉकेट्स तो बढ़ा दिए ना, 200 की जगह 400 कर दिए, लेकिन जमीनी जंग में भी अभी वो पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, यह बात भी एस्टेब्लिश हुई है। इसलिए अब उन्होंने एक मेजर ऑपरेशन इजरायली फौज के खिलाफ शुरू कर दिया, वहां से उनको बाहर भगाने के लिए। डिस्ट्रॉइंग 6 इजरायली मरकावा टैंक्स, टारगेटिंग मल्टीपल सिटीज एंड एस्केलेटिंग मिसाइल स्ट्राइक्स, while Israeli media acknowledge the unprecedented scale of operations। इजरायली मीडिया इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड, ना कभी देखे, ना कभी सुने, ना कभी इमेजिन किए, उस लेवल के हमले हिजबुल्लाह इस वक्त कर रही है। हिजबुल्लाह carried out a major attack on tanks at the gates of Al-Baida, major attack। The resistance is carrying out exceptional operations in terms of launching rockets and field confrontations on the outskirts of the border villages। एक तरफ वो फिजाई हमलों में एक्सेप्शनल है और दूसरी तरफ जमीनी जंग में वो एक्सेप्शनल अटैक्स इस वक्त लॉन्च कर चुके हैं। अब जरा ये वाली हेडलाइन देखिए, इजरायली कन्वॉय ऑफ टैंक्स विड्रू फ्रॉम द टाउन ऑफ अल-बेदा साउथ ऑफ लेबनान। अब ये बहुत गैर मामूली खबर है जो इन्होंने कहा है कि अल-बेदा से इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर गई हैं। अब अल-बेदा का अगर आप मैप के ऊपर देखें तो अल-बेदा से निकलने की एक गैर मामूली अहमियत है, और मैप के ऊपर आप देखें तो वो किस तरह से, ये जो अल-बेदा का टाउन है, ये लेबनीज टाउन है, और यहां तक पहुंचने के लिए इजरायली फौज 2 एरिया से गुजर कर आई है। पहले वो यरीन में आए, यरीन से शमा, ये जो आपको एस नजर आ रहा है ये शमा का इलाका है, और शमा से ऊपर ये अल-बेदा का इलाका है। अल-बेदा तक जाने का मकसद क्या था? अल-बेदा के नीचे आपको जो नकूरा का टाउन नजर आ रहा है, ये भी लेबनीज टाउन है। तो इनका मकसद ये था कि नकूरा को इंसर्कल कर लिया जाए, नकूरा को घेर लिया जाए, ऊपर अल-बेदा, यरीन और शमा वो सारा, और इधर फिर नीचे जो लेबनीज बॉर्डर है वो आ जाएगा। तो नकूरा और उसके साथ वाला एरिया इंसर्कल हो जाएगा, उसकी सप्लाई लाइन काट दी जाएगी और वो सारे का सारा इनके कब्जे के अंदर आ जाएगा। ये इनका प्लान था। तो उसके लिए अल-बेदा तक पहुंचना जरूरी था। तो अल-बेदा से अगर ये विड्रॉ कर गए हैं तो ये एक इलाके से विड्रॉल नहीं है, बल्कि ये उस पूरे प्लान की नाकामी है जो ये पिछले 2 महीनों से ये प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। 2 महीनों से ये प्लान वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे अल-बेदा से, और अब उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ गया क्योंकि हमला इतना बड़ा हो गया, टैंक वो वापस भगा कर ले गए। ठीक है, तो ये एक इलाके से निकलना नहीं है, बल्कि ये पूरा प्लान है जो यहां पर नाकाम हुआ। और अगली बात यह है कि जिन 2 इलाकों से ये गुजर कर आए हैं वो इनके कैप्चर के अंदर नहीं है, वो इनके मुकम्मल कंट्रोल के अंदर नहीं है कि वहां से हिजबुल्लाह खत्म हो गई। अगर हिजबुल्लाह खत्म हो गई होती तो फिर वो लड़ती कैसे? तो हिजबुल्लाह वहां पर भी मौजूद है, लेकिन ये वहां से गुजर कर आए हैं, इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, इनका मुकम्मल कब्जे में कोई इलाका अभी तक नहीं आ सका है। अच्छा, जब ऊपर से निकल गए तो पिछले 2 इलाकों से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन सा सिक्योर्ड हैं कि वहां पर ये बैठे रहेंगे। तो बहरहाल फिलहाल वक्त तक ये इनके लिए सबसे बड़ी शिकस्त और सबसे बड़ा रिट्रीट इस वक्त सामने आया है। और दूसरी बात नाज़रीन ये है कि इन सारे ऑपरेशन से अब ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इजराइल लेबनान में टिक ही नहीं सकता है, वो लेबनान के इलाकों को कब्जे में ले ही नहीं सकता है,
क्योंकि एक तरफ उसकी फौज एग्जॉस्टेड है, दूसरी तरफ इन इलाकों को कब्जा करने के जो कीमत है वो बहुत बड़ी है। यानी अगर इन इलाकों के ऊपर कब्जा करना है तो बहुत सारे इजरायली फौजियों की जाने जा सकती हैं, ठीक है, जो कि जा भी रही हैं। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज हम इसको एज्यूम करें कि कब्जा हो जाता है, ठीक है, अगर कब्जा हो जाता है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? इसका मतलब यह नहीं होगा कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया, फिर उसको मेंटेन भी तो रखना है ना, उस कंट्रोल को। तो उस कंट्रोल को मेंटेन रखने की एक अलग से कीमत है, जो कि आप गजा में आपने देखा कि बहुत सारे इलाकों के ऊपर इजरायली फौज तो मौजूद है, लेकिन हमास तो खत्म नहीं हुई और इजरायली फौजियों की जो हलाकतें हैं वो भी खत्म नहीं हो रही, हालांकि कब्जा उनका है। तो वो गजा है और ये लेबनान है। लेबनान में तो ये जो जानी नुकसान होगा ये इससे भी कहीं ज्यादा होगा। यानी उसको मेंटेन रखने की, उस कब्जे को मेंटेन रखने की एक कॉस्ट है जो कि इजराइल इस वक्त चुकाने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसकी फौज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है और नंबर्स बहुत थोड़े हो चुके हैं। इवन नंबर्स आपके पास पीछे बड़ी फौज बैठी भी हो तब भी आप कॉन्टिन्यूअस कैजुअलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सबसे बड़ी अब ये एविडेंसेस आ रहे हैं कि इजराइल की टोटल जो डिफीट है ना, उसका मुकम्मल अंजाम वो बहुत करीब है, क्योंकि ना वो फिजाई हमले रोक सका है और ना लेबनान के अंदर वो किसी किस्म का कब्जा कर सकता है। जरा दो रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इजराइल कैन नॉट कैप्चर टाउन्स एंड सिटीज बट दे डू नॉट कंट्रोल देम एंड कीप टेकिंग कैजुअलिटीज इनसाइड देम। द डिफरेंस बिटवीन लेबनान एंड गाजा इज दैट द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इनसाइड लेबनान इज मच बिगर देन गाजा। गाजा से भी बड़ी कॉस्ट इनको पे करनी पड़ेगी अगर ये लेबनान के अंदर स्टे करते हैं, नो मैटर हाउ डीप इजरायली एडवांसेस इन द साउथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल कितना डीप लेबनान के अंदर चला गया, ये मैटर नहीं करता। हिजबुल्लाह विल कीप फायरिंग बिकॉज द क्वांटिटी, रेंज एंड क्वालिटी ऑफ वेपन्स एंड मच लार्जर देन व्हाट गाजा हैज। ये जितना मर्जी डीप चला जाए, हिजबुल्लाह के जो फिजाई हमले हैं उनको ये रोक नहीं सकते हैं, और साथ जो इनके खिलाफ काउंटर अटैक्स हैं जमीनी, वो भी नहीं रुक सकते हैं। ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमास एंड हिजबुल्लाह आर रेजिस्टेंस ग्रुप्स बोर्न अंडर द इजरायली ऑक्यूपेशन। ये दो ऐसी तंजीमें हैं जो पैदा ही ऑक्यूपेशन के अंडर हुई हैं। यानी हिजबुल्लाह कब बनी? जब इजराइल का कब्जा था लेबनान के ऊपर। हमास कब बनी? जब इजराइल का कब्जा था। एंड दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर, इसलिए उनकी डिक्शनरी में कोई सरेंडर वरेंडर का लफ्ज शामिल ही नहीं है। वो तो पैदा ही उस तलवार या बंदूक के साए तले हुई हैं, कब्जे के साए तले हुई हैं। उनकी तो पहली सांस ही रेजिस्टेंस में ली गई है, तो वहां पर सरेंडर कैसे हो सकता है? यानी एक जनरेशन है उसके ऊपर आकर कब्जा हो गया तो चलो वो तो कब्जे में चली जाएगी, लेकिन जो पैदा ही कब्जे के बाद हो रहे हैं, मतलब जो इस नजरिए के साथ पैदा हो रहे हैं कि हमने इस कब्जे के साथ लड़ना है, वो सरेंडर कैसे करेंगे? ठीक है, बंदूक की उस साए तले में पैदा होने वाले सरेंडर नहीं करते, उनकी डिक्शनरी में सरेंडर का लफ्ज ही नहीं है। द गाजा एंड लेबनान बैटल विल कंटिन्यू, तो ये लड़ाई जारी रहेगी फॉर एवर अंटिल इजराइल कैन नॉट हैंडल द कॉस्ट एनी मोर एंड रिट्रीट्स। जब तक कि इजराइल हैंडल नहीं कर पाता कॉस्ट को, कि जब ये जाने नुकसान बढ़ जाता है और वो अफोर्ड नहीं कर पाता तो फिर उसको भागना पड़ेगा। और यही रिट्रीट आप देख रहे हैं इस वक्त जो इजराइल का लेबनान से हो रहा है, कि अब जो कैजुअलिटीज के नंबर्स हैं वो अनअफोर्डेबल हो चुके हैं। तो कैजुअलिटीज इस सबसे बड़ा फैक्टर है जहां से आप देख रहे हैं कि इजराइल इस वक्त भाग रहा है और यही इनका इख्तिताम होगा। अब जरा देखिए, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ऑन संडे 51 मेगा ऑपरेशन सर अंजाम दिए गए और ये हाईएस्ट एवर नंबर है इन 24 आवर्स, 51 मेगा ऑपरेशन। जरा इजरायली मीडिया की कुछ हेडलाइंस देखिए ताजा तरीन हमलों के हवाले से। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स विक्ट्रीज व्हाइल द फायर रिसीव्ड बाय सिटीजंस इंक्रीज। हमारी गवर्नमेंट फतह का ऐलान कर रही है, लेकिन इजरायली सेटलर्स के ऊपर जो हमलों की तादाद है उसमें इजाफा हो चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। सेटलर सेंस ऑफ पोटेंशियल सिक्योरिटी अंडरमाइंड बाय द इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ शेलिंग फ्रॉम लेबनान एंड इट्स डेली एक्सटेंशन टू सेंट्रल इजराइल। ये वो फतह है रेजिस्टेंस की जो इरिवर्सिबल है, यानी इसको अब रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब ये इजराइल के खात्मे का सबसे बड़ा सबूत है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी सेटलर्स की खत्म हो चुकी है। उन सेटलर्स की नहीं जो नॉर्थ में बैठे हुए हैं, उन सेटलर्स की जो हाइफर सेंट्रल इजराइल के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहाल नहीं हो सकती है, ये हिजबुल्लाह को खत्म करके भी बहाल नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको पता है कि यहां एक हिजबुल्लाह नहीं, यहां पर
बीसियों हिजबुल्ला पीछे मजीद तैयार बैठी हुई हैं, नई हिजबुल्ला यहां पर खड़ी हुई। ये हिजबुल्ला तो संभाली नहीं ना जा रही, ये तो खत्म नहीं हो रही, ये खत्म हो भी जाए तो भी रेजिस्टेंस खत्म नहीं होने जा रही। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनकी, उसका शराजा बिखर चुका है। और यही इसराइल का इख्तिताम है। एक कब्जे में बसाए गए सेटलर्स वो कैसे बसते हैं जब आप उनको सिक्योरिटी देते हैं, जब उनको ये यकीन हो कि यहां पर सिक्योरिटी नहीं है तो वो वहां पर क्यों रहना चाहेंगे। तो ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है और यही तो है जो इनको यहां से वापस भागने पर मजबूर कर रहा है। फिर अभी अ लार्ज बराज ऑफ रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम लेबनान, सायरन साउंड इन नहारिया एंड इट्स सराउंडिंग्स नियर अकर नॉर्थ ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। जो फिजाई हमलों का सिलसिला है वो नॉन स्टॉप इस वक्त जारी है। मिसाइल बराज वाज लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन, नॉन स्टॉप। अब जरा ये देखिए, पब्लिक प्रेशर ऑन नेतन्याहू इंक्रीजेस एज ही रिट्रीट्स फ्रॉम ऑपोजिशन ओवर वॉर विद लेबनान। बहुत ज्यादा प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। हेड ऑफ द म्यूटुल्ला देखिए, द एग्रीमेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट इज अ सरेंडर एग्रीमेंट फॉर द इजरायली गवर्नमेंट टू हिजबुल्लाह। जो एग्रीमेंट डिस्कस हो रहा है, हेड ऑफ द म्यूटुल्ला कह रहा है ये सरेंडर एग्रीमेंट है। तो सारी बात है, अगर जंगबंदी होगी तो ये जंगबंदी नहीं है, दिस इज द सरेंडर। यहां पर कोई दो मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया है। यहां पर इजराइल ने पहले एक साल तक गजा के ऊपर बमबारी की और फिर तकब्बुर में आकर लेबनान के ऊपर हमला हुआ। 12 महीने तक दुनिया सीज फायर डिमांड कर रही थी और अमेरिका और इजराइल ने दुनिया को यह सीज फायर दिया कि वो लेबनान के ऊपर हमलावर हो गए। तो यहां पर सीज फायर का मतलब सीज फायर नहीं है, यहां पर सीज फायर का मतलब सरेंडर ऑफ इजराइल है, क्योंकि वो तकब्बुर के साथ, गुरूर के साथ लेबनान को लपेटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उतरे थे। तो यहां पर कौन सा सीज फायर हुआ? यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि वो जो तबाह करने गए थे वो तबाह नहीं हुए बल्कि खुद तबाह हो गए। तो उनकी डिक्शनरी में सीज फायर और अमन क्या मैटर करता है? तो इसलिए ये सरेंडर है। और हेड ऑफ द म्यूटुल्ला अपनी उस एरोगेंस के अंदर यही कह रहा है कि दिस इज बेसिकली सरेंडर एग्रीमेंट, नॉट अ सीज फायर एग्रीमेंट। अब जरा वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट देखिए, वॉर फटीग ग्रिप्स इजराइल एज वॉर्स एक्सपैंड, कैजुअलिटीज माउंट। कैजुअलिटीज का ढेर लग रहा है, पहाड़ बनता चला जा रहा है। सम इजरायली रिजर्व सोल्जर्स चूज नॉट टू ज्वाइन द सर्विस which increases pressure on the army in the midst of the expanding war। मेरे अल्फाज नहीं है, वाशिंगटन पोस्ट के अल्फाज हैं कि इजरायली सोल्जर्स ज्वाइन नहीं कर रहे, जिससे प्रेशर और बढ़ गया है उन सोल्जर्स के ऊपर जो लड़ रहे हैं। क्योंकि एक एक्सचेंज होता है ना, तबादला होता रहता है। एक महीना एक यूनिट लड़ा, उसको फिर छुट्टी दे दी, उसने रेस्ट किया, फिर उसकी जगह नया यूनिट भेज दिया। तो इसी तरह तबादला होता रहता है। रिजर्व इसीलिए होते हैं, लेकिन जब पीछे रिजर्व ही नहीं होगा तो फिर जो लड़ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और डिमोरलाइज भी वो होंगे और जो है वो फटीग भी बढ़ेगी और वॉर एक्सपेंड हो रही है, यानी वॉर एक्सपेंशन में पीछे फौज कम पड़ गई है। द इजरायली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फेसिंग अ पोटेंशियल शॉर्टेज ऑफ ट्रूप्स, शदीद कमी है इजराइल को फौजियों की। ग्रोइंग नंबर ऑफ रिजर्विस्ट आर रिफ्यूजिंग टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी, बहुत बड़ी तादाद है जो ड्यूटी के ऊपर नहीं आ रहे। अब ये एक का उन्होंने बयान भी वाशिंगटन पोस्ट ने कोट किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव नेवर इमेजिन्ड अ वॉर वुड एक्सटेंड दिस फार और लास्ट दिस लॉन्ग। वो कह रहे हैं हमने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था कि ये जंग इतनी फैल जाएगी और इतनी लंबी चलेगी। हमने तो कहा था ऐसे हम गजा को खत्म कर देंगे, ऐसे लेबनान को कर देंगे, तो हमें तो ये नहीं था कि ये जंग इतना लंबा चलेगी। वन स्पेशल फोर्स रिजर्विस्ट हु रिपोर्टेड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, हिज 12% यूनिट हैज श्रंक टू 5 as others declined to serve। ये एक स्पेशल रिजर्विस्ट का बयान है। वो बता रहा है कि उसके यूनिट के अंदर 12 फौजी थे, जिसमें से अब 5 रह गए हैं क्योंकि बाकियों ने लड़ने से इनकार कर दिया है। एंड ये फाइनल लाइन है इजराइल के अंजाम की, वी ऑल्सो डू नॉट थिंक देयर वुड बी नो वन टू रिप्लेस अस। वो कह रहे हैं कि हम ये भी सोचते हैं कि हमारे लिए कोई नहीं है जो हमें रिप्लेस कर सकेगा। अगर हम मारे जाएं या हमें छुट्टी चाहिए तो पीछे कोई नहीं बैठा कि जो हमारी जगह लेगा। ऑलरेडी हमारा यूनिट 12 में से 5 के ऊपर आ गया है, तो अगर ये 5 भी चले गए तो पीछे तो कोई नहीं बैठा जो आकर हमें रिप्लेस करेगा। तो फिर क्या होगा? तो ये वो आखिरी धक्का है इस गिरती हुई दीवार का। ये एक यूनिट की मिसाल है कि 12 में से आधे भी नहीं, आधे से भी कम रह गए हैं, 5 रह गए हैं 12 में से। तो अगर ये मारे गए या एग्जॉस्ट हो गए, अगर इनको छुट्टी चाहिए तो रिप्लेस करने के लिए इनके पास कोई भी नहीं है। इसी दरमियान नाज़रीन एक खबर जो है वो यूएई से सामने आ रही है। ईरान की एम्बेसी है यूएई में, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने वो जो इजरायली इन्वॉय जो मारा गया है कि ये ईरान ने ऑपरेशन किया है। बहरहाल
ईरान ने उसको डिनाई किया कि जी हमने ऑपरेशन नहीं किया। सारी बात है, बिल्कुल ईरान ने तो वो तो डिनाई कर रहे हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है इनसाइड इजराइल और आउटसाइड इजराइल एंड इन द रीजन, वो पाश पाश हो चुकी है। इसलिए यूएई की तरह बहुत सारा ट्रैवल भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये इंपैक्ट्स हैं इस जंग के, और ये जितना बढ़ेगी, इसराइल के खिलाफ ये मामला जा रहा है, इसराइल के हक में किसी तौर पर नहीं जा रहा है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आप राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।